हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एसपीपी स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चमकता धमकता धमाकेदार चैप्टर ग्रेविटेशन। चैप्टर 11 ग्रेविटेशन आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इस चैप्टर के टॉपिक्स क्या क्या हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे, फिर उसके बाद ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का मेजरमेंट करेंगे, फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल फील्ड, रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल फील्ड। फिर हम ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट कर सीखेंगे, वैल्यू ऑफ जी में वेरिएशन कैलकुलेट होता है वो देखेंगे, फिर प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स के बारे में जानेंगे, केपलर्स लॉ पढ़ेंगे, सैटेलाइट का वेटलेसनेस होना क्यों है, ठीक, मतलब सैटेलाइट में कोई भी ऑब्जेक्ट वेटलेस क्यों होती है, इसके वेलोसिटी पढ़ देखेंगे हम, ग्रेविटेशनल बाइंडिंग एनर्जी देखेंगे, ब्लैक होल्स के बारे में जानेंगे, ब्लैक होल कैसे बनता है, उसमें वेलोसिटी स्पीड क्या होती है, ठीक है, इनर्शियल और ग्रेविटेशनल मास देखेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ग्रेविटेशन क्या है? दो बॉडीज के बीच में लगने वाले फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटी की द्वारा जब फोर्स किसी बॉडी को लगता है उसको कहते हैं ग्रेविटेशन। तो इससे अगर इंट्रोडक्शन की बात करें हम तो सालों पहले जो अर्थ हैं, प्लैनेट्स हैं, इन सब का मोशन के बारे में से किसी को पता नहीं था। तो इन सब के बारे में जानने की इच्छा बहुत ज़्यादा थी। बहुत सारे लोग इस पर रिसर्च करते थे। 5th सेंचुरी की बात है, जो एक आर्यभट्ट, एक फेमस मैथमेटिशियन और एक इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे। उन्होंने अपनी बुक आर्यभट्टिया में ये स्टेबलाइज किया कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है। सबसे पहले आर्यभट्ट ने अपनी बुक आर्यभट्टिया में ये लिखा कि जो अर्थ है वो अपनी खुद के एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने उसके बारे में कुछ और नहीं बताया। उसके बाद हजारों सालों बाद दो साइंटिस्ट टाइको ब्राहे और जॉन्स केपलर, उन्होंने इस बारे में स्टडी किया। तो प्लैनेट के मोशन को हम कहते हैं प्लैनेटरी मोशन, ठीक। उन्होंने प्लैनेटरी मोशन में एक बहुत ही यूनिक इन्वेंशन किया, डिस्कवर किया। उन्होंने प्लैनेट्स के मोशन को करीब 21 साल तक ऑब्जर्व किया, 21 ईयर्स तक। और उसके बाद उन्होंने प्लैनेटरी मोशन के 3 लॉज दिए। 3 लॉज क्या थे? पहले सबसे पहला लॉज था कि ऑल प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल पाथ ऑर्बिट विथ द सन एट द फोकस, कि सभी जो प्लैनेट्स हैं वो एक इलिप्टिकल पाथ में मोशन करते हैं जहाँ भी सन है उनके फोकस पे होता है। इलेक्ट्रिक वायर के 2 फोकस होते हैं, तो सन किसी एक फोकस पे होता है। दूसरों ने कहा कि अगर 2 रेडियस है, 2 रेडियस वेक्टर हैं सन से टू द प्लैनेट, तो वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करेंगे। मतलब समझ करिए कि ये प्लैनेट है और ये सन है, ठीक। ये रेडियस है वो अगर इक्वल टाइम में इक्वल एरिया मूव करेगा। मतलब अगर डेल्टा टी टाइम में उसने डेल्टा ए डिस्टेंस ट्रेवल किया डेल्टा टी, तो नेक्स्ट डेल्टा टी टाइम में वो डेल्टा ए एरिया ही कवर करेगा। तीसरा ने क्या दिया? तीसरा ने लाइए दिया कि किसी प्लैनेट का जो
सन का मोशन कर रही है, सन का चक्कर लगा रही है, ठीक। उसमें जिसको टाइम पीरियड है उसका स्क्वायर सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के इक्वल होगा। अब ये इलिप्टिकल पाथ है, इसमें ये जो एक्सिस होगी, एक दो फोकस है, इसमें दो एक्सिस होते हैं, एक एक्सिस ये होता है और एक एक्सिस ये होता है। ये माइनर एक्सिस होती है और ये मेजर एक्सिस होती है, ठीक। तो उन्होंने क्या किया कि जो टाइम पीरियड लग रहा है एक प्लैनेट द्वारा एक रिवोल्यूशन करने में, टाइम पीरियड टी का स्क्वायर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस सेमी मेजर एक्सिस के, मतलब कि इस मेजर एक्सिस का हाफ के क्यूब के इक्वल होगा। मतलब कि अगर सेमी मेजर एक्सिस को हम ए से डिनोट करें, ए के क्यूब के इक्वल होगा, टी स्क्वायर इक्वल टू ए क्यूब। यहाँ पे ए इक्वल टू है सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। तो अब तक हमें समझना क्या कि अर्थ या फिर कोई प्लैनेट है वो एक इलिप्टिकल पाथ पे मोशन करते हैं, जिसमें जो सन है वो एट द फोकस होते हैं, ठीक। अर्थ जो रोटेट करती है वो खुद की एक्सिस रोटेट करती है, इसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। तो टाइको, ब्राहे और जॉन्स केपलर ने ये तीन इम्पोर्टेंट लॉज दिए। अब बात ये आती है कि बॉडी मोशन कर रहे हैं तो इनमें एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस होगा, तो हम एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करें। तो उसके बाद इन ईयर 1665 साल 1665 में आइजैक न्यूटन, जिनकी उम्र उसमें 23 साल थी, उनका अचानक जो स्कूल था कैम्ब्रिज में, यहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे, वो इनडेफिनिट पीरियड के लिए बंद हो जाता है किसी कारणवश, ठीक। तो न्यूटन घर पे खाली बैठे थे, तो उन्होंने मून का अर्थ के अबाउट जो मोशन है उस पर अटेंशन करने लगे, उसको एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करने लगे, इसमें असल में हो क्या रहा है। तो उन्होंने अपने ऑब्जर्व में पाया कि जो रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ बाय मून, मतलब कि जो मून है वो 27.3 डे में अर्थ का एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, मतलब कि एक चक्कर लगाता है। इट मीन्स कि एक रिवोल्यूशन करने जिसको टाइम लगता है मून का वो है 27.3 डेज। अब अर्थ से मून डिस्टेंस है 3.85 इंटू 10⁵ किलोमीटर। ऐसे हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा इक्वल टू होता है 2π/t, ए इक्वल टू 4π स्क्वायर r/t, 4π स्क्वायर r इक्वल टू 3.85 इंटू 10⁵ × 7.3 का होल स्क्वायर। तो फाइनली हमको एक्सेलरेशन ऑफ मून मिल गया 0.0027 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो उन्होंने एक्सेलरेशन निकाल लिया, उनके एक ऑब्जर्वेशन से ये प्रूफ हो गया कि जो मून है वो इतने एक्सेलरेशन से मोशन करती है। अब बात ये आती है कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, कोई ना कोई फोर्स तो होगा, क्योंकि बिना फोर्स कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा नहीं, किसी ना किसी फोर्स के कारण ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। सबसे पहले अगर हम एक्सेलरेशन का डायरेक्शन देखा जाए तो जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन था वो सेंटर ऑफ ऑर्बिट था, इट मीन्स की सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ था। तो न्यूटन ने एक नेचुरल गेस किया कि अर्थ जो है वो मून को अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रहा है, जो कि बाद में चल के सही प्रूफ हुआ। तो उसको प्रूफ करने के लिए अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रहा है। अब न्यूटन की जो सबसे फेमस स्टोरी है एप्पल वाली वो सामने आती है। ये ही वो पॉइंट है जहाँ पे न्यूटन की जो फेमस स्टोरी एप्पल वाली है, इसमें कि बहुत लोग कहते हैं कि आकाश अच्छा होता है कि जो एप्पल है
और ज़मीन पर गिरने के बाद न्यूटन का सर बिगड़ जाता है। तो अब वो हम स्टोरी देख लेते हैं। अब वो न्यूटन की स्टोरी क्या थी। न्यूटन की स्टोरी कुछ इस तरह थी कि न्यूटन एक दिन एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तो अचानक एप्पल जो है वो टूट के उनके सामने गिरा। तो उनके माइंड में अचानक सवाल आया कि भाई जब एप्पल जो है पेड़ से टूटा है तो नीचे ही क्यों आया है, क्यों नहीं ऊपर चला गया है। वो क्या ऐसी चीज़ है जिसके कारण वो नीचे आया। तो पहले हम सोचा कि ये फोर्स है जिसने उसको नीचे लाया। तो फिर सोच लेंगे कि क्या अर्थ ने ऐसा फोर्स लगाया है एप्पल पे जो कि एप्पल उस तरफ आया है, या फिर एप्पल ने अर्थ फोर्स लगाया है जिसके कारण वो नीचे चला गया है। तो इसके बारे में बहुत सोचने के बाद उन्होंने एक एजम्पशन किया कि जो अर्थ और मून के बीच में फोर्स है और जो अर्थ और एप्पल के बीच में फोर्स है, ये दोनों एक सेम लॉ द्वारा गवर्न किया जाएगा। मतलब दोनों में एक सेम लॉ लग रहा है। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि जो बॉडी है, जो एप्पल है, उसका एक्सेलरेशन निकाला नियर द सरफेस जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो उसका एक्सेलरेशन निकाल के मैंने एप्पल और मून दोनों के एक्सेलरेशन का रेशियो निकाल दिया। एक्सेलरेशन ऑफ एप्पल अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ मून इक्वल टू 9.8 0.0027 इक्वल टू 3600। फिर डिस्टेंस की बात की जाए तो डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ था 3.85 इंटू 10⁵ एंड डिस्टेंस ऑफ एप्पल फ्रॉम अर्थ है 6400। अब ये एप्पल जो है इसका डिस्टेंस 6400 किलोमीटर कैसे हुआ, ये दोनों किलोमीटर में। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने अर्थ के सेंटर पे उसके होल मास को सपोज कर लिया और उसके सेंटर से ही एप्पल के सेंटर के डिस्टेंस से उसको दिखाया डिस्टेंस ऑफ एप्पल फ्रॉम अर्थ। इसका रेशियो है 60। जब उन्होंने कंपेयर किया तो उनको मिला कि एक्सेलरेशन ऑफ एप्पल अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ मून इक्वल टू है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून अपॉन डिस्टेंस बिटवीन एप्पल फ्रॉम अर्थ का स्क्वायर होल स्क्वायर। इट मीन्स कि एक्सेलरेशन ऑफ एप्पल is directly proportional to 1 upon and distance between apple from earth का स्क्वायर। ये r है तो बॉडी और सबसे डिस्टेंस है। फाइनल में मिल गया एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 r स्क्वायर। एक्सेलरेशन जो है वो डिस्टेंस के इनवर्सली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अब फोर्स देख लेते हैं। फोर्स इक्वल टू होता है मास टाइम एक्सेलरेशन के F डायरेक्ट एम में। एक वैल्यू में ऐसे पुट किए तो F डायरेक्ट एम अपन आर स्क्वायर, या तो मुझे मिल गया F डायरेक्ट एम अपन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ फंक्शन मिलेगा। इट मीन्स कि जितना फोर्स अर्थ बॉडी पे लगेगी उतना फोर्स बॉडी पे लगेगा। Force on body due to earth equal to force on earth due to body। इससे ये होता है कि जो फोर्स है वो मास ऑफ अर्थ के प्रोपोर्शनल है। F डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गया कैपिटल मास ऑफ अर्थ इनटू स्मॉल मास ऑफ बॉडी अपॉन आर स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन बॉडी एंड सेंटर ऑफ अर्थ। अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हमने एक यूनिवर्सल कांस्टेंट लगाया जो कि जी को कहते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। और जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और जो ये फोर्स फॉर्मूला है इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम आर स्क्वायर, इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसी लॉ के बेसिस पे
किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स फाइंड करते हैं। साथ ही साथ न्यूटन ने यह भी प्रूफ किया कि जो फॉर्मूला है, जो फोर्स है, वो हर दो बॉडीज के बीच में लगता है। कोई भी दो बॉडीज होंगी तो उनके बीच में ये फोर्स एग्जिट करेगा। जब उन बॉडीज को एग्जिट पॉइंट बॉडीज मानेंगे। अब ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया ग्रेविटेशन का। अब जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी है, इसको मेजर करना समझेंगे। इसको मेजर करने के लिए सबसे फर्स्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था, वो कैवेंडिश द्वारा इन 1736 में परफॉर्म किया गया था। जब ये ला जो जब ला फॉर्मुलेट हो गया था, उसके लेवल 71 ईयर के बाद कैवेंडिश ने इस जो कांस्टेंट जी है, उसके वैल्यू को सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट द्वारा फाइंड किए थे। अब वो एक्सपेरिमेंट क्या था? तो कैवेंडिश ने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले दो स्फेरिकल बॉल्स, दो छोटे छोटे स्फेरिकल बॉल्स लिए और उनको एक लाइट रॉड से अटैच कर दिया। ठीक है, उनको लाइट अटैच किया और उस रॉड के बीच से एक वर्टिकल वायर ले गए। रॉड के बीच से एक वर्टिकल वायर लगाया, जिसके कारण जो ये रॉड है वो एक स्टेशनरी पोजीशन में रुक गया। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया कि ये दो स्मॉल स्पेयर्स थे, अब दो इनसे बड़े बड़े स्पेयर्स दिए और दोनों को इन दोनों स्पेयर्स के बगल में रखा, वो भी अपोजिट साइड्स में। और ये चारों स्पेयर्स इस रखे हैं कि जो ये जिस पॉइंट से वायर जुड़ा है, इस पॉइंट के अलावा जो सर्कल बनेगा इस रेडियस पे, उस सर्कल में चारों बॉल्स आ जाएंगे, चारों स्पेयर्स आ जाएंगे। अब उन्होंने यहाँ वायर पे एक वर्टिकल वायर पे एक मिरर लगा दिया। ये मिरर है, ठीक है। अब मिरर पे उन्होंने लाइट को इंसिडेंट कराया। लाइट है इस मिरर पे इंसिडेंट हो रही है। जब मैंने लाइन को इंसिडेंट कराया, लाइट रिफ्लेक्ट हो गई। तो लाइट रिफ्लेक्ट हो गया, एक स्केल पे गिरी, ठीक है, स्केल पे गिरी। उसके बाद अब जब वो वायर को किसी एंगल से फ्लिप करता है, तो जो डिफ्लेक्शन है वो उसके डबल एंगल से रिफ्लेक्ट होता है। सपोज करिए जो वायर है वो थीटा एंगल रोटेट हुई, ठीक है, तो जो बीम ऑफ लाइट है वो 2 थीटा एंगल रोटेट होती है। इट मीन्स की डबल, हर केस डबल। अब ये तो बात हो गई थीटा की एंगल की। अगर आपको इस स्केल पे डिवीजन पता है, इस मिरर से डिस्टेंस पता है, तो आप डिवीजन एंगल डिवीजन जो है उसको कैलकुलेट हो सकते हैं। मतलब एंगल ऑफ डिवीजन के लिए हमको चाहिए स्केल पे मेजरमेंट, स्केल पे कितने डिग्री लाइट मूव करी है, ठीक है, स्केल मेजरमेंट और डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड स्केल। तो ये बात हो गई इस लाइट स्केल की, ठीक है, एंगुलर डिवीजन की। अब अगर हम इक्विलिब्रियम के टॉर की बात करें, तो ये लार्ज स्फीयर्स हैं दो और स्मॉल स्फीयर्स हैं। दोनों स्फीयर्स जो हैं इस डंबल पे टॉर्ट करेंगे। जो लार्ज स्फीयर हैं
वो टॉर्क एक्ट कर रहे हैं ऑन स्मॉल स्पेस पे, एक टॉर्क ऑन स्मॉल स्फीयर, जिसके कारण जो स्मॉल स्फीयर है, मतलब जो स्मॉल स्फीयर है, फिर जो डम्बल है, ठीक है, वो रोटेट करेगा। अब जब डम्बल रोटेट करेगा तो इसके रोटेशन के कारण वायर भी रोटेट होगा। जब डम्बल रोटेट करेगा, डम्बल तो वायर रोटेट करेगा। जब वायर रोटेट होगा तो वायर में एक सस्पेंशन क्रिएट होगा, वायर में सस्पेंशन क्रिएट होगा, जिसके कारण जो वायर है वो भी फोर्स लगेगा। मतलब कि आप इस डम्बल को इससे टर्न कर रहे हो तो ये वायर मुड़ेगी, तो वायर जब मुड़ेगा तो फिर से अपना पोजीशन रिगेन करना चाहेगा। तो पोजीशन रिगेन करने के लिए ये टॉर्क लगेगा पूरी डायरेक्शन में, देन वायर भी लगेगा, वायर भी एक्ट करेगा टॉर्क स्मॉल स्फीयर। लेकिन जो ये टॉर्क होगा ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मतलब इस टॉर्क के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। फिर उसके एक तो दो स्फीयर्स हैं वो टॉर्क लगा रहे हैं, दूसरा जो उनकी टॉर्क जब डम्बल रोटेट हो रहा है तो वायर भी टॉर्क लगा रहा है। इट मीन्स कि डम्बल है, स्टे इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, इक्विलिब्रियम की वजह से जो दोनों टार्स हैं उनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा, बिकॉज टॉर्क है इक्वल मैग्नीट्यूड। टॉर्क के पास क्या है? इक्वल मैग्नीट्यूड, जिसके कारण जो दोनों ये डम्बल हैं वो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। अब हम कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले सपोज करिए कि मास ऑफ हैवी बॉल है, मास ऑफ स्मॉल बॉल स्मॉल एम, सेंटर ऑफ बॉल और सेंटर ऑफ स्मॉल बॉल और हैवी बॉल के बीच में का डिस्टेंस मतलब आर, द डिस्टेंस बिटवीन स्मॉल बॉल एंड हैवी बॉल इक्वल टू आर हो गया। अब सोचिए इक्विलिब्रियम, जब बॉडी जो इक्विलिब्रियम है, डम्बल इक्विलिब्रियम है, तो उसमें से डिफ्लेक्शन क्या होगा? मतलब कि क्योंकि जब तक वो डिफ्लेक्ट नहीं होगी तब तक उसमें प्रोड्यूस नहीं होगा बाहर द्वारा, जब तक प्रोड्यूस नहीं होगा तो बॉडी इक्विलिब्रियम नहीं आएगी। पावर प्रोड्यूस होने के लिए बॉडी डिफ्लेक्ट होनी चाहिए, तो डिफ्लेक्शन इन बॉडी इक्वल टू थीटा। अब बॉडी डिफ्लेक्ट हो रही है तो इसमें टॉर्सनल कांस्टेंट लगेगा। तो जो ये टॉर्सनल कांस्टेंट है, टॉर्सनल कांस्टेंट ये लगेगा वायर के द्वारा, टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ वायर, इसकी वैल्यू थी स्मॉल की। लेंथ ऑफ रॉड है डेल्टा है। स्केल और मेयर की डिस्टेंस बिटवीन स्केल एंड मिरर इक्वल टू कैपिटल डी। अब अगर हम फोर्स की बात करें तो दोनों स्मॉल बॉल्स के बीच में फोर्स कितना लग रहा है? अब जो बॉल्स हैं उनके बीच में फोर्स कनेक्ट हो रहा है, तो फोर्स बिटवीन balls
F equal to G is mass constant, capital M small m upon r square. ये हमने करा फोर्स बिटवीन टू बॉल्स. अब जो है फोर्स एक्ट हो रहे हैं between heavy ball and small ball, वो परपेंडिकुलर टू होगा लेंथ ऑफ डंबल पर. लेंथ ऑफ डंबल, ठीक है. अभी जब फोर्स डंबल पर परपेंडिकुलर हो गया इट मीन्स कि और इन ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा टॉर्क की बात करें और सस्पेंशन वायर जो वायर है उसके अबाउट अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स और टॉर्क निकालें तो टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स अबाउट द सस्पेंशन वायर इज होगा F इंटू L/2. तो टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क हो जाएगा इधर. तो टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क क्या होगा? टोटल टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा इक्वल टू 2F L/2 इक्वल टू FL. अब जो टॉर है वो सस्पेंशन वायर के वही डायरेक्शन लग रहा है. टॉर जो है वो सस्पेंशन वायर के, ये जो टॉर है सस्पेंशन वायर के टॉर के अपोजिट लग रहा है. तो सस्पेंशन वायर का टॉर है k थीटा मीन्स की FL इक्वल टू हो जाएगा k थीटा के. F के बारे में पता ही थी G कैपिटल M स्मॉल m अपन r स्क्वायर. तो G कैपिटल M स्मॉल m अपन r स्क्वायर इंटू L इक्वल टू हो जाएगा k थीटा. तो फाइनली हमको G इक्वल टू मिल जाएगा k थीटा r स्क्वायर अपन कैपिटल M स्मॉल m L. और इस तरह हम इन सारे वैल्यूज को पुट करके ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G को फाइंड करते हैं. तो ये वो एक्सपेरिमेंट है जो कि कैवेंडिश द्वारा परफॉर्म किया गया था, जिसमें कि मैंने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को सबसे फर्स्ट टाइम सक्सेसफुली मेजर कर पाए थे एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा. तो हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की. इसका इंट्रोडक्शन हमने चैप्टर 8 में पहले देख लिया है, सर्कुलर मोशन. तो उसके अकॉर्डिंग किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स का जब हम किसी कंजर्वेटिव फोर्स के अकॉर्डिंग हम पोटेंशियल एनर्जी या सिस्टम निकालते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम अबाउट कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू होता है UF माइनस UI. फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम I to F वेक्टर F डॉट वेक्टर dr नेगेटिव ऑर्डर. मीन्स कि हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हो गया नेगेटिव ऑफ वर्कडन. ठीक है. हमने बात की थी कि अगर हमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अर्थ पार्टिकल सिस्टम निकालना, मतलब अर्थ का और किसी पार्टिकल का
इन दोनों को सिस्टम मान के हम उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालें, तो उस केस में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ, उसमें हम क्या करते हैं कि जो mg फोर्स है वो हमेशा डाउनवर्ड तरफ लगेगा, तो उसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल उसको कांस्टेंट मान लेंगे। आप सपोज करिए कि जो पार्टिकल है, जो बॉडी है, वो अर्थ के सरफेस से h डिस्टेंस पे, h हाइट पे, ठीक। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ सिस्टम, अर्थ पार्टिकल सिस्टम हो जाएगा UF माइनस UI इक्वल टू mg h। ये इसमें का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला था फॉर अर्थ पार्टिकल सिस्टम। अब हम तो मैंने पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम देखा था, अब निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, ठीक। सबसे पहले क्या करेंगे, सोचेंगे एक पार्टिकल है, दो पार्टिकल्स लेंगे हम, ठीक है। सोचिए कि एक पार्टिकल है जो कि इस पॉइंट ए पे है, इसका मास है m1। दूसरा पार्टिकल है जिसको कि हम पॉइंट बी से पॉइंट सी पे ले जा रहे हैं, और उसका मास है m2, ठीक है। अब इनिशियली पॉइंट ए और बी डिस्टेंस था r1, और पॉइंट ए और सी डिस्टेंस है r2। r1 r2 ट्विंस की जो बॉडी है वो पहले उनकी सेपरेशन था r1 था, और फिर उनका सेपरेशन चेंज हो गया r2। मतलब हमको चेंज पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, हमको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है फ्रॉम r1 टू r2 के लिए। मैं अब क्या करते हैं कि हम जब बॉडी को पॉइंट बी से पॉइंट सी तक ले जा रहा था, तो उसका एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करते हैं। कंसीडर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करते हैं dr, ठीक, जो कि बिटवीन है डिस्टेंस r एंड r प्लस dr पे, ठीक है। बस कि ये वो डिस्टेंस है, यहाँ से और भी डिस्टेंस है r पॉइंट डी, और डिस्टेंस है e dr, ये डिस्टेंस है dr, और जो ये डिस्टेंस है पॉइंट ए से पॉइंट डी की वो है r। ये r प्लस डी आर में जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ है डी आर, उसको मैंने लिया है। तो अब इस पोजीशन में जो सेकेंड पार्टिकल फोर्स रहेगा उसको हम कैलकुलेट करना चाहें, तो फोर्स ऑन सेकेंड पार्टिकल मास m2 इसका है, सेकेंड पार्टिकल F इक्वल टू हो जाएगा Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और ये फोर्स कर लेगा अलॉन्ग वेक्टर dA, वेक्टर dA के अलॉन्ग ये फोर्स लेगा। तो इसके बाद हम बाउंड्री निकलते हैं, तो वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगा है, और डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल
फोर्स dW इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर इंटू dr। तो स्मॉल वर्क डन फोर्स कर रहा है dW इक्वल टू माइनस ऑफ G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर डॉट dr। अब अगर हम इंक्रीज इन पोटेंशियल की बात करें टू पार्टिकल सिस्टम का ड्यूरिंग दिस डिस्प्लेसमेंट, तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, टू पार्टिकल सिस्टम during this small displacement हो जाएगा du इक्वल टू नेगेटिव फोल्डर माइनस ऑफ dw इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर डॉट dr। अब हमको अगर ये तुमको निकालनी है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी यू के लिए चेंज इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। हमको टोटल सिस्टम के लिए डिस्टेंस चेंज और पार्टिकल R1 से R2 के लिए उसके इंक्रीज इन पोटेंशियल निकालें तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स सिस्टम फ्रॉम R1 टू R2 के लिए निकाल लें हम तो हो जाएगा U R2 माइनस U R1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ du इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम R1 टू R2 G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर डॉट dr। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा u r2 माइनस u r1 इक्वल टू g m1 m2 r1 टू r2 1 अपन r स्क्वायर dr इक्वल टू हो जाएगा G m1 m2 इन ब्रैकेट 1 अपन r1 माइनस 1 अपन r2। तो ये आगे ग्रेविटेशनल एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। अब अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम 0 है, इफ ग्रेविटेशनल potential energy of two particle system equal to 0 के इट मीन्स कि उनकी जो सेपरेशन है वो इन्फिनिटी है। सेपरेशन बिटवीन देम इज इनफाइनाइट, तो u इनफाइनाइट इक्वल टू होता है 0। तो अगर हम पार्टिकल्स के बीच सेपरेशन जो है वो r हो, इनिशियली मतलब जब पार्टिकल स्टेट में थे तो उनका सेपरेशन अगर r है, सेपरेशन बिटवीन पार्टिकल इज r, तो u r इक्वल टू हो जाएगा u r माइनस u इन्फिनिटी, तो हो जाएगा g m1 m2 इन ब्रैकेट 1 अपान इन्फिनिटी माइनस 1 अपान r इक्वल टू माइनस ऑफ g m1 m2 अपान r। तो ये फाइनली आ गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल
system U are equal to minus of G m1 m2 upon R। ये आ गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, जहाँ पे m1 और m2 जो है वो पार्टिकल्स के मासेस हैं, और हमने जो सेपरेशन लिया है पार्टिकल्स का, R सेपरेशन है पार्टिकल्स का, ठीक। और जो एनर्जी सेपरेशन बिटवीन इनफाइनाइट पार्टिकल्स के लिए हमने एनर्जी 0 चूज की है। तो ये फाइनल हमको मिल गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर यहाँ पे 3 पेयर्स ऑफ पार्टिकल्स, 3 पार्टिकल्स हों, यहाँ पे 3 पेयर्स बनेंगे, उनसे पूरा ऐड कर देंगे। अगर यहाँ पे n पार्टिकल सिस्टम रहता है, ठीक है, तो n-1 अपान 2 पेयर्स बनते हैं, ठीक है, और फिर उनका पोटेंशियल एनर्जी निकाल के उसको हम ऐड कर देते हैं, तो हमको फाइनल पोटेंशियल या फिर टोटल पोटेंशियल एनर्जी का सिस्टम मिल जाता है। तो ये बात हो गई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। हम बात कर लेते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, अब इसमें हम फाइंड करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में। सपोज करिए कोई एक पार्टिकल है, लेट ए पार्टिकल जिसका जो मास है, लेट पार्टिकल ऑफ मास से हम पार्टिकल को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जा रहे हैं, ठीक है। हमने पार्टिकल को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले गया। अब सपोज करिए 8 पॉइंट ए पे जो उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था वो था UA। जब वो पॉइंट बी पे पहुंचा, 8 पॉइंट बी, तो उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया UB। इट मीन्स कि चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होगा UB माइनस UA। अब अगर हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच में चेंज इन पोटेंशियल की बात करें, तो चेंज इन पोटेंशियल बिटवीन A एंड B इक्वल टू हो जाएगा VB माइनस VA इक्वल टू UB माइनस UA डिवाइडेड बाई M। तो ये आ गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट्स। आपको एक बात पता है कि किसी भी पॉइंट के अलोंग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। अगर किसी पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो 0 है, इट मीन्स कि तो कोई पॉइंट जिसका पोटेंशियल 0 हो, एनी पॉइंट हैविंग 0 पोटेंशियल, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। दिस इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम सोच लेंगे जो पॉइंट ए है वो रेफरेंस पॉइंट है। लेट पॉइंट ए इज ए रेफरेंस पॉइंट। लेट पॉइंट ए इज रेफरेंस पॉइंट, इट मीन्स कि वी ए इक्वल टू 0। तो वी ए इक्वल टू 0 हो गया, इट मीन्स कि वी बी इक्वल टू हो जाएगा यू बी माइनस यू ए अपॉन एम। इट मीन्स कि
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट बी इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी डिवाइड बाई पर मास ऑफ पार्टिकल। इट मीन्स कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट इज इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास as the mass is brought from the reference point to the given point. Mass is brought from the reference point to the given point. It means कि किसी पॉइंट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इक्वल टू होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास के, अगर जो मास है एक रेफरेंस पॉइंट से उस पॉइंट पे लाया गया हो। ठीक है, अब अगर इसमें भी एक और कंडीशन है कि अगर हमने पार्टिकल को लाया है, पार्टिकल को ब्रिंग किया है, ब्रिंग स्लोली फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट से पॉइंट बी तक। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, मतलब देर इज नो इंक्रीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होगा तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। इट मीन्स कि उस कंडीशन में हम पोटेंशियल एट पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं। पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज defined as the work done per unit mass, the work done per unit mass by an external agent, in bringing a particle slowly from the reference point to the given point. It means कि वर्क डन पर यूनिट मास जो होगा बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू होगा पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट। उस कंडीशन में जब जो हम पार्टिकल को रेफरेंस पॉइंट से पॉइंट बी गिवन पॉइंट तक लाएंगे इन ए वेरी स्लो मोशन, मतलब मोशन बहुत स्लो होगा। उस कंडीशन में जो पार्टिकल का वर्क डन होगा वो इक्वल टू होगा पोटेंशियल एनर्जी के, और वर्क डन पर यूनिट मास इक्वल टू होगा पोटेंशियल के। अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाएगा जूल पर किलोग्राम। SI यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है जूल पर किलोग्राम। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम डिफरेंट मासेस के लिए, शेप्स के लिए, कंडीशंस के लिए ग्रेविटेशन पोटेंशियल को फाइंड करेंगे और बहुत सारे टॉपिक्स बचे हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपको कुछ कहना हो तो उसे कमेंट करिएगा।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फिर बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।